ये उन दिनों की बात है जब मामू ने हमें शादी पर बुलाया था। मेरा नाम शाज़िया है। मैं शादी में लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरी एक दोस्त थी, वह दूसरे शहर में रहती थी। कहा कि आज तो तुम्हारी यहाँ शादी है ना, तो बताओ तुम कैसी लग रही हो। तो मैंने उसे अपनी एक तस्वीर खींच कर भेज दी थी। तभी मुझसे कहने लगी, तुम पहले जाकर कपड़े बदलो। मैंने कहा ठीक है, मैं तो बड़े शौक से पहली दफ़ा साड़ी पहन रही हूँ। वही तो बात है, तुम साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज किसी ने तुम्हें देख लिया तो उसकी खैर नहीं। मैं अपनी सहेली की बातें सुनकर हंसने लगी। मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरी खाला की एक बेटी थी। मैंने इसी को अपनी बहन मान लिया था। हम सब लोग आपस में रिश्तेदार भी थे। हम सब ने मिलकर शादी में बहुत मज़ा किया था। जब दूल्हा आया तो उसे दुल्हन की बगल में बिठा दिया था। उसके बाद शादी की कुछ रस्में हुई थी। जूता छुपाई की भी रस्म थी और दूध पिलाई की भी। लोग कहते थे कि शादी में जितनी रस्में होती हैं तो शादी में उतना ही मज़ा आता है और फिर शादी की यादें सारी ज़िंदगी रहती हैं। मुझे भी इस शादी में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं भी इस शादी में बहुत एंजॉय कर रही थी और ये कहना गलत नहीं था कि हमारे ख़ानदान की कोई ऐसी पहली शादी थी जिसमें वाकई बहुत मज़ा आ रहा था। फिर सारी रस्में करने के बाद एक अजीब रस्म के बारे में बताया गया। जब इस रस्म के बारे में पता चला तो मैं हैरान हो गई। मैंने उनसे कहा कि क्या मतलब, क्या करना होगा। फिर एक आंटी मेरे करीब आई और मेरे कान में कुछ कहने लगी। उस आंटी की अजीब सी बात सुनकर मैंने अपने कज़िन के दूल्हे की तरफ देखा। मैं हकलाए हुए कही, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। ये सब कौन करता है, भला मैं ये सब नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये सब करना ही है। अरे इतनी ज़्यादा रस्में करके कितना मज़ा आया था, अब तुम एक रस्म के लिए इनकार कर रही हो। तुम तो इसकी बहन हो ना, और ये रस्म बहन का हक होता है। फिर मेरी कज़िन भी मुझसे कहने लगी कि हाँ कर दो, ये रस्म, इसमें क्या है, ऐसी बात है इस रस्म में। और सब कह रहे थे कि कितना मज़ा आ रहा है, अभी तो मज़ा ख़राब ना करो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अगर ये बात किसी को पता चली तो क्या होगा। फिर मेरी कज़न ने कहा अगर पता भी चल जाए तो ये रस्म है और रस्म तो ऐसे ही होती है, तुम्हें तो हर हाल में करना ही पड़ेगा और जल्दी से आ जाओ। दो आंटियाँ मेरे करीब आई और मुझे दूल्हे की तरफ धक्का दे दिया। मैं बहुत डरी हुई थी और बहुत घबरा रही थी। मैं तो इस सब का सोच ही हैरान हो गई थी। फिर इसके बाद जो हुआ वह किसी को बता नहीं सकती थी। फिर मेरे कज़न की शादी हो गई और वह रुखसत होकर ससुराल चली गई और मैं भी इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहती थी। और अब तो मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी थी और अब मैं नौकरी करने लग गई थी। तभी मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। वह मेरे दफ्तर में ही काम करता था और हमारी मोहब्बत इतनी ऊंचाई पर थी कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मगर सब कहते थे कि लड़का अच्छा नहीं है, तुम इस लड़के से शादी बिल्कुल भी ना करना। मैं इन सब की बातें सुनकर हैरान होती कि क्या बुराई है इसमें। मेरे दोस्त ने भी मुझे समझाया और उसने कहा अभी से इस पर तुम इतना कंट्रोल है तो बाद में क्या होगा। अभी तो वह तुम्हारा शौहर भी नहीं बना है, जब वह शौहर बन जाएगा तो इसे हक मिल जाएगा और वो फिर उस हक का इस्तेमाल करेगा। जो तुम कह रही हो अपनी जगह शायद ठीक हो, लेकिन मुझे सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। उसका तुम्हारी ज़िंदगी पर इतना ज़्यादा कंट्रोल होना अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जितना लोग मुझे कह रहे थे कि उससे शादी ना करो, उतना ही मैं उससे शादी करने पर अड़ी जा रही थी और हमारी शादी हो गई। मेरी माँ ने मेरी एक दोस्त को फ़ोन करके कहा कि उसको समझाओ। जो दोस्त मेरे दिल के बहुत करीब थी, उसने मेरे सारे दोस्तों को एक जगह जमा कर दिया। उस बात पर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने कहा कि अब तो मैं शादी करके ही दिखाऊंगी, कर लो तुम लोगों ने जो भी करना है, मैं तुम सबकी बात नहीं मानूंगी। मैं भूल गई कि इतने सारे लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते, लेकिन इंसान तो हो सकता है। रात हुई तो मैं अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। आज ही हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है और एक दूसरे से जिस तरह से बात करेंगे, जिस तरह से पेश आएंगे, सारी ज़िंदगी सब वैसा ही चलता रहेगा। जब मेरा शौहर कमरे में आया तो उस खुशकिस्मत ने कहा कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मुझे मिल गई हो। हकीकत बात ये कही गई थी कि हम एक ही जगह पर काम करते थे, इसलिए एक दूसरे से बात भी कर लेते थे और रोज़ ही एक दूसरे को देख भी लेते थे, लेकिन अभी भी एक दूसरे के साथ बाहर नहीं गए थे। अब वो मेरे सामने बैठा था। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारा कोई माजी है। मैं इस बात पर हैरान हो गई क्योंकि उसने पहला सवाल मुझसे यही कर लिया। बात तो मैं समझ ही गई थी। मैंने कहा कि मतलब
कौन सा माज़ी तो कहने लगा, हर इंसान का एक माज़ी होता है, उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई होता है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था? उससे पहले कि मैं कुछ बोलती और कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वो कहने लगा कि तुम ये मत कहना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। मैं ये बात तो बिल्कुल ही नहीं मान सकता। मैंने कहा क्यों क्यों नहीं मान सकते हो? और ये दिल में सोचने लगी कि क्यों तुमने मुझसे किसी के साथ देख लिया जो मान ही नहीं सकते। वो कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो, नौकरी करती हो, और जैसे तुमने मेरे साथ दोस्ती कर ली, हो सकता है ऐसे ही तुमने किसी और के साथ भी दोस्ती कर ली हो। मुझे उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। अगर शादी की पहली रात नहीं होती और वैसे मुझसे बात कर रहा होता तो शायद इस बात पर हमारे बीच बहुत झगड़े हो जाते। अगर पहली रात की लड़ाई शुरू हो जाती तो फिर शौहर बीवी सारी ज़िंदगी लड़ते ही रहते, और कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहती। मैंने कहा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था। मैं तुम्हें ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से क्यों पूछ रहे हो? तो कहने लगा कि आज के दिन पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज हम एक दूसरे से सिर्फ सच बोलेंगे। मैंने कहा कि क्या ये सवाल मैं तुमसे कर सकती हूँ? तब तो उसने कहा कि मुझसे सवाल करो या ना करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो मर्द हूँ। मैंने कहा कि क्या मतलब तुम मर्द हो? तो तुम्हारा अगर कोई माज़ी हो तो मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह अच्छा आदमी नहीं है जिसके साथ मैं मोहब्बत करके दुनिया के खिलाफ जाकर शादी की। उसने तो पहले ही दिन अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, बल्कि कहना बेहतर होगा कि पहले ही चंद घंटों में मुझे सब कहते थे कि बदल जाएगा। लेकिन मैं सोचती थी कि चलो जब तक बदले तब तक पता नहीं कितनी ज़िंदगी गुजर चुकी होगी, ये तो अभी बदल गया। उसने कहा कि हाँ, तुम कुछ नहीं बोल सकती, बोल भी दोगी तो क्या हो जाएगा? मेरे माज़ी का मेरी ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारा कोई माज़ी रहा है तो इसका हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मैं पहले ही दिन उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस मसले को छोड़ दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी हो जाएगी। 2-4 दिन तो गुजर गए थे। इसके बाद सुबह सुबह जब मैं बाहर दूध लेने के लिए गई तो दूध वाले ने मुझे सलाम कर दिया और उसने कहा कि भाभी, आपको पहले नहीं देखा, आप क्या समीर साहब की बीवी हो? मैंने कहा कि जी मैं उनकी बीवी हूँ। तो उसने कहा, अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भाभी, अब तो घर वाली बात हो गई है। अच्छा, दूध में बहुत दूध देता हूँ, अगर कहीं सही ना हो तो मुझे बताइएगा। चलो अच्छी बात है। समीर साहब के घर में भी कोई शिकायत करने वाला आ गया। दूध वाला ज़रा हंसमुख टाइप का लग रहा था। अब वो ऐसे ये बात तो कर रहा था तो मैं उसे नहीं कह सकती थी कि अपना मुंह बंद रखो। वो बदतमीज़ी तो नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने भी जवाब दे दिया, थोड़ा मुस्कुरा कर दिया। इतने में समीर आ गया। उसने कहा चलो अंदर। इसने दूध वाले के सामने ही ये बात काफ़ी गुस्से से की थी। वह भी समझ गया था कि मेरी खैर नहीं, और उसने मुझे मुसीबत में डाल दिया। अंदर आते ही मेरे शौहर मुझे बाजू से ज़ोर से पकड़ा और एक तरफ झटक कर कहा, ये क्या कर रही थी? मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं एक दिन की दुल्हन हूँ और आप? मेरे शौहर ने कहा कि एक दिन की दुल्हन ही तो सुबह सुबह बाहर क्यों गई थी? मैंने कहा दरवाज़ा बज रहा था, कोई उठ नहीं रहा था तो मैं चली गई। मेरे शौहर कहने लगे कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, और वहाँ दूध वाले के साथ खड़े होकर क्या हंसी मजाक कर रही थी। आइंदा मैं तुम्हें बाहर ना निकलते हुए देखूँ। सर पे एक दुपट्टा भी नहीं किया तुमने। मैंने कहा सुबह सुबह सारी औरतें दूध लेती हैं, इस मोहल्ले की औरतें भी सामने खड़ी थी, मैं भी चली गई तो क्या हो गया? ये तो कॉलोनी है, हम बीच बाजार तो नहीं हैं। मेरे शौहर ने कहा तुम्हारी ज़बान तो अभी बहुत चल रही है। मेरी ज़बान नहीं, अब तो मेरा दिमाग भी चल रहा था। अगर पहले ही दिन मेरे शौहर का मेरे साथ ये रवैया था तो बाद में क्या होने वाला था? हमारी शादी हुई थी और शुरू के दिनों में शौहर बीवी से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन मेरे शौहर अभी से ही मुझे कुछ तंग आए हुए लग रहे थे। दरअसल जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे बाबा ने मेरे शौहर के हाथ पर 8 लाख रखने की कोशिश की थी। उन्होंने सबके सामने नकद में पैसे पकड़ा दिए थे और उसने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने जहेज़ नहीं लेना। सबको ये बात बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने कहा कि ये बात तो अच्छी बात है कि ये बिल्कुल जहेज़ नहीं मांग रहा है। सब लोगों ने मेरे शौहर की बड़ी तारीफ़ भी की, और मेरे बाबा जो पहले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे, बाद में उन्होंने भी कह दिया कि लड़का ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। अगर बुरा होता तो पैसे फ़ौरन पकड़ लेता। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर किस किस्म की हरकतें कर रहा था। कभी कभी तो ये लगता था कि बहुत अच्छा इंसान है, और कभी लगता था कि उससे शादी करके मैंने गलती कर दी। अपनी दुनिया में मशरूफ़ रहता था। शादी को 1 हफ़्ता नहीं हुआ था कि हमारी लड़ाइयाँ उरूज पर पहुँच चुकी थी। उनके रिश्तेदार भी कहते आए थे कि उसके सामने तुम ये बात क्यों की? तुम इतना मुँह खोल कर क्यों हँसती हो? तुम कैसे बैठती हो? कैसे कपड़े पहनती हो? अपने आप को ढक कर रखो, तुम्हें किसको दिखाना होता है?
तुमने सिर्फ मेरे सामने खुलकर पेश आना है, बाकी सबके सामने ऐसे पेश आया करोगी कि अपनी एक शख्सियत बनाओ, अपने रोग में रहा करो। मैं हैरान होती रहती कि अब तो घर वाली बात और उसके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार भी है। हर बात में टोकता था। एक दिन मुझे कहने लगा कि तुमने क्या कलर पहना है। मैंने कहा कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं, लेकिन उसमें लाल रंग की कढ़ाई भी है, और आप ही ने कहा था कि डिसेंट रहा करो। ये सुनकर मेरा शौहर चुप हो गया। और फिर एक दिन मेरी उसी कज़न का फ़ोन आया। मैंने पूछा कैसी हो, तो कहने लगी ठीक हूँ, शुक्रिया। मैंने कहा बच्चे वगैरह तो हुए तुम्हारे? तो फिर उसने कह दिया कि बस ठीक। मैं उससे कुछ सवाल कर रही थी, वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, ठीक से नहीं बता रही थी कि मामला क्या है। इतने में सिग्नल की वजह से हमारी बात दरमियान ही रह गई, और फिर मुझे दोबारा फ़ोन करने का मौका नहीं मिला। आजकल मैं वैसे भी अपने शौहर की वजह से परेशान थी, क्योंकि मेरे शौहर के मूड का कुछ पता नहीं चलता। दिन में उसका मूड ख़राब रहता, रात में ठीक हो जाता। अभी अचानक से कोई तोहफ़ा लेकर आता और मुझे हैरान कर देता। मैं भी खुश हो जाती, और कभी मुझसे इस तरह से पेश आता कि मैं कहती कि मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ। और कभी कभी मुझसे इतना झगड़ा करता कि मुझे अपने फ़ैसले पर ही अफसोस और पछतावा होने लगता। ये शख्स मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था, लेकिन अब मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। इसलिए जो कुछ हो रहा था मुझे भी बर्दाश्त करना था। मैंने फिर से उस लड़की से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया। उस दफ़ा मैं उसकी बातों में नहीं आई और हमारी लड़ाई हो गई, और उसने आखिर में मुझे कह दिया हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझ पर लोग और ताने का दबाव था। फिर से मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी। अब मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं उससे ना बहस में जीत सकती थी और ना ही लड़ाई झगड़े में। बस घर को संभाल रही थी और ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती थी। कोई कहता था कि खुश तो हो, मैं बढ़ चढ़ कर बोलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने आप को खुद ही तसल्ली देती, फिर अपने स्टेटस पर उनकी तस्वीर लगा कर कहती कि ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है, हालांकि मेरे शौहर ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा था। इसी तरह मैंने इसे पूरी दुनिया के सामने अच्छा बनाया हुआ था, और सब मुझ पर अश्क करते थे, कहते थे कि मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। और असल में हम लोगों के 2 दिन भी बगैर लड़ाई के नहीं गुजरते थे। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि उन्हें मुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मामला कुछ संजीदा है। हम दोनों बिस्तर पर सामने बैठे थे। उन्होंने अपने मोबाइल में कुछ निकाला और स्क्रीन मेरी तरफ कर दी। उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा है? जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा ये तो अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। वो बोल उठे। उन्होंने कहा तुम शादी से पहले इस तरह की हरकतें कर रही हो, ये तुम्हारी हकीकत? मैंने पूछा क्या मतलब इस तरह की हरकतें? उन्होंने कहा ये वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने है, और उन्हें पता है कि वीडियो वायरल हो चुकी है, और अब तुम कह रही हो कि पहले मेरी पूरी बात सुन लो। फिर मैंने कहा मेरी पूरी बात सुन लो। उन्होंने कहा कि मैं क्या सुनूं? तुम इस गैर आदमी की गोद में भी हो, और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ये गैर आदमी नहीं। मैंने कहा हाँ मैं इसकी गोद में बैठी हूँ, पर मेरी बात सुन लो। मेरे शौहर ने मेरी बात नहीं सुनी और बोलते जा रहे थे। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम ये हरकतें करती हो। खैर जो लड़की बंदे की गोद में बैठी हो वो क्या अच्छी हो सकती है? फिर उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। हमारी लड़ाई हो गई। दरअसल शादी से 2 साल पहले मैं अपनी कज़न की शादी में गई थी, और वहाँ एक रस्म थी कि दूल्हे की गोद में साली को बिठा दिया जाता है। मेरी कज़न की कोई बहन नहीं थी, और वह मेरी बहनों की तरह थी। सब लोग मुझे साली ही कह रहे थे, और कह रहे थे कि साली वाली सारी रस्में तुम्हें करनी हैं। इससे पहले भी साली वाली यही फ़ी थी। मुझे दूल्हे के जूते चुराई मिले थी। मैंने आसानी से चुरा लिए थे, और इतने मुझे पैसे भी दिए गए। मुझे भी बहुत मज़ा आया था, और इस वक्त ये सब मेरे लिए मजाक था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे कहा गया कि ये रस्म है कि दूल्हे की गोद में बिठा दिया जाता है, और जब तक वह मुंह मांगे पैसे वसूल नहीं लेती वो गोद से नहीं उठती। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अपनी कज़न के शौहर की गोद में बिठा दिया। मैंने बहुत कम पैसे मांगे तो वो देने में शरारत कर रहे थे, ताकि रस्म लंबी हो जाए। हंसी मजाक होता रहा। मैंने उससे कहा जल्दी जल्दी पैसे दो, मेहरबानी करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो फिर उसने पैसे दे दिए, और फिर रस्म भी ख़त्म हो गई।
इसी शादी की वीडियो बनी हुई थी जो मेरा शौहर मुझे दिखा रहा था। लेकिन वीडियो कुछ सेकंड की थी और उसमें ऐसा लग रहा था कि बस मैं उसकी गोदी में बैठी हूँ। ये नहीं दिख रहा था कि इर्द की शादी है। मैं बोलने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि ये तो रस्म थी और शादियों में ऐसा होता है और मेरा इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरा शौहर हद से ज़्यादा जज़्बाती हो गया। इतना ज़्यादा जज़्बाती, उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जब मुझे घर से निकाला गया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं अपने घर वापस आ गई और फिर हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। फिर 1 हफ्ते के बाद नोटिस आ गया जिस पर मेरे शौहर के दस्तखत कर दिए गए थे। उसका मतलब ये था कि वो मुझे छोड़ चुका था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैं पहले तो बहुत रोई, परेशान हुई। फिर सब ने मुझे कहा कि ये भी तुम्हारे लिए एक मौका है, क्योंकि अभी तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ है। इस जाहिल शख्स से जान छुड़वा लो। ये सारी ज़िंदगी तुम्हें इसी तरह ज़लील करता रहेगा, जिसने तुम्हारी पूरी बात तक नहीं सुनी और तुम्हें छोड़ दिया। मैंने भी गुस्से में दस्तखत कर दिए। उसके 3 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत हैरान रह गई। मेरे वही कज़न जिसकी शादी हुई थी, उसके शौहर ने अपना रिश्ता मेरे लिए भेजा। मैं सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मुझे मेरी कज़न ने बताया है ही नहीं उसका और उसके शौहर का ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। जब उसने हमारे घर आकर रिश्ते की बात की तो मैंने अपने कज़न की कॉल की। मैंने कहा ये सब क्या है? तो उसने कहा हमारे तो 6 महीने बाद ही राहें अलग हो गई थी, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी और अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है। मैंने कहा क्यों, वो मेरे घर रिश्ता लेकर आया है? तो कहने लगी ये तो मुझे नहीं पता, अब तुम जानो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। मुझे ये जानकर गुस्सा आ गया, क्योंकि इस शख्स की वजह से तो मेरा रिश्ता ख़राब हुआ था। मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो उसने कहा 5 मिनट के लिए अकेले में मुझसे बात कर लो, मैंने तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उसके बाद जो तुम्हारा फ़ैसला होगा वो मुझे मंज़ूर होगा। मैंने कहा कौन सी बात? हम लोग घर की छत पर आ गए। मैंने कहा बोलो क्या बात है? उसने कहा तुम्हारा शौहर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोग एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। मैंने कहा लेकिन इसने कभी तुम्हारा ज़िक्र नहीं किया। मैं ये सुनकर हैरान हुई थी कि ये दोनों आपस में दोस्त थे। वो कहने लगा हाँ उसने ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे उसका कोई प्लान था। लेकिन बातों बातों में एक दिन तुम्हारा ज़िक्र आ गया और मैंने बताया कि तुम शादी में आई थी और मैंने उससे हमारी शादी की कुछ तस्वीर वीडियो शेयर की, जिनमें तुम्हारी भी एक वीडियो थी। और उसके बाद उसने मुझे बताया कि तुम्हारे घर वालों ने उसे 8 लाख देने की कोशिश की, लेकिन सबके सामने देकर उसे बुरा बनाना चाहते थे और इसको बाद में बहुत गुस्सा आया था। लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले उसे अकेले में पैसे देते तो ले लेता। इसके बाद वो कहने लगा कि तुम उसके दिल से उतर गई हो। वो मुझसे हर बात करता था, मुझे तुमसे हमदर्दी होने लगी और वो हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। मुझे नहीं पता था कि जो वीडियो मैंने उसे भेजी थी वो उस वीडियो को बहाना बनाकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। मेरी तुम्हारी कज़न के साथ ताल्लुक़ ठीक नहीं रहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर अब तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैंने कहा ताकि मुझ पर लगा हुआ इल्ज़ाम सच हो जाए। तुम लोगों की एक छोटी सी फालतू सी रस्म के पीछे मेरा घर बर्बाद हुआ है। तो उसने कहा तुम्हारा घर बर्बाद नहीं हुआ है, तुम्हारा घर इस रस्म की वजह से बच गया है। क्योंकि जो इंसान छोटी सी बात के पीछे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, तुम तो समझो कि तुम्हारी उससे जान छूट गई है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।